1857 का विद्रोह, 3 शब्द होते हैं। मूवमेंट मतलब आंदोलन, विद्रोह मतलब रिवोल्ट, और रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे देश के अंदर क्रांति तो कभी हुई नहीं, हरित क्रांति के अलावा। ठीक है, मतलब कोई पॉलिटिकल क्रांति या रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं? देखते हैं, लेट्स सी। अगर इसी तरह हमारी भारत सरकार अपने दर्द पर काम करती रही तो इंशाअल्लाह जल्दी क्रांति हो जाएगी। देखिए, तो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन अभी तक भारत में नहीं हुआ है, इसलिए भारत को कहा जाता है कि भारत बहुत ही शांतिप्रिय कंट्री है। कैसा है? पीसफुल कंट्री है। क्योंकि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो 3 रिवॉल्यूशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। एक तो है फ्रांस की क्रांति, फ्रांस क्रांति हुई है, इंग्लैंड की क्रांति हुई है, रशिया की क्रांति हुई है, अमेरिकन क्रांति हुई है, इंडिया की क्रांति नहीं हुई है। समझ गए? तो फिर हिस्टोरियंस कहते हैं कि भारत के लोग क्रांतिकारी लोग नहीं हैं। कैसे लोग नहीं हैं? आंदोलन करने वाले लोग हैं। ठीक है, साइमन गो बैक। आंदोलन करने वाले लोग हैं, आमरण अनशन करने वाले लोग हैं, क्रांति करने वाले नहीं हैं। समझ गए? तो जब ये 1857 का जो विद्रोह हुआ, अब मैं आपको तीनों का अंतर बता देता हूँ। आंदोलन होता है किसी पहले से बनी हुई व्यवस्था के अंदर कोई परिवर्तन करना। क्या बोला मैंने? परिवर्तन करना, ये आंदोलन होता है। बोले एनआरसी सीए हटाओ, आंदोलन है। हम ये थोड़ी ना कह रहे सरकार हटाओ, या फिर हम फार्मर्स को लेकर जो 3 बिल हैं उसको हटाने की बात करेंगे। ये थोड़ी ना कहेंगे मोदी सरकार हटाओ, ये बीजेपी गवर्नमेंट को हटाओ। ऐसा तो नहीं कह रहे। अगर ऐसा कहें तो क्रांति होगी फिर। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये आंदोलन है। क्या है ये? डेफिनेशन क्या है? जब हम पहले से बनी हुई व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उसे हटाना नहीं चाहते बल्कि उसमें परिवर्तन चाहते हैं थोड़ा सा, और उसके लिए हम आवाज़ उठाएं तो उसे आंदोलन कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज़ है रिवोल्ट, विद्रोह। विद्रोह क्या है? विद्रोह एक एग्रेशन है। आंदोलन एक शांति प्रिय लोकतांत्रिक ढंग से जो है अपनी आवाज़ उठाना है। विद्रोह रक्त रंजित, ठीक है, तलवारबाजी, मुहर्रम टाइप की एकदम। ठीक है, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। आग लगा दी हमने, कहाँ पर? बस में आग लगा दी। ठीक है, चलते फिरते किसी का ठेला ही पलट दिया। ठीक है, समझ रहे हैं? पेड़ काट दिए। बहुत सारे काम होते हैं विद्रोह में। हाँ जी, एग्रेशन, जिसके अंदर एग्रेशन हो। ठीक है, ये विद्रोह हो जाएगा, रिवोल्ट। आंदोलन और विद्रोह में मतलब समझ में आ गया? ये है विद्रोह। क्रांति, क्रांति तो मदर ऑफ ऑल द एजिटेशंस, इन सब की अम्मा है। कहने का मतलब ये है कि क्रांति व्यवस्था परिवर्तन है। जो बनी हुई व्यवस्था है उसको पलट दो, यू टर्न बोल दो उसको। एक बड़ा परिवर्तन क्रांति है। पहले 15 मिनट पढ़ते थे और सीधे 15 घंटे पढ़ने लगे। तुम्हारी जिंदगी में क्रांति आ गई। 15 मिनट से 15, ये है क्रांति। ठीक है, पहले आपसे जो है 2 किलो वजन नहीं उठता था, अब 2 क्विंटल उठवा रहे हैं आप। ये है क्रांति, बड़ा परिवर्तन। परिवर्तन नहीं, बड़ा परिवर्तन। समझ रहे हैं? अब सरकार
से हम ये नहीं कह रहे कि फार्मर्स हटाओ, ये बिल हटाओ, NRCC ये हटाओ, UCC हटाओ, कुछ नहीं। हम बोल रहे हैं सरकार हटाओ। क्या हटाओ? सरकार हटाओ। और हम जब सड़कों पे उतर जाएं, हम का मतलब मैं नहीं हूँ, सिटीजन्स सड़कों पर उतर जाएं और सड़कों पर जो है दोनों चीज़ें हों, उसमें मूवमेंट भी हो, रिवोल्ट भी हो, और फिर सत्ता का पलट कर दें। इसी को क्या बोल देंगे? पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। और फिर वहाँ बैठ कर जैसा चाहते हो वैसा करो, समझ गए? खोल लो सारे खजाने। इसे क्रांति कहेंगे, बड़े परिवर्तन, समझ गए? तो भारत में 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसके जो कारण बताए जाते हैं वो दो कारण हैं। एक कारण है जो लॉन्ग टर्म कोज है। क्या है? लंबे समय के कारण हैं, जो हमने आप लोगों को बता दिए हैं, बताएंगे अभी। और दूसरा कारण है सडन, शॉर्ट टर्म, आकस्मिक कारण। ठीक है? कैसे कारण? आकस्मिक। देखो, एक स्टूडेंट है, मान लो मैं उससे रोज़ कहता हूँ, उसे रोज़ तंज कसता हूँ, ये करो, ये करो, ये मत करो, ये करो। वो मन ही मन बोलता का फोड़ दूंगा। ठीक है, समझ गए? मन ही मन उसके जहन में ये रहता है, अगर आपकी बार कुछ कहा तो मैं समझ जाता हूँ पहले, अब नहीं कहूँगा। ठीक है, फिर मैं दूसरे पे पहुँच जाता हूँ, मगर कि अब ये बियॉन्ड पहुँच चुका है बिल्कुल। अब इसका बॉम्ब स्पॉट होने वाला है। सिचुएशन समझते रहना ध्यान से। ये जो लंबे टाइम से चला आ रहा है, ये लॉन्ग टर्म कोज है। बोलो सर आप रोज़ रोज़ डेली यही करते हो, मुझे टारगेट करते हो, ये है वो है। ठीक। और सडन कोज क्या होगा कि वो पहले से भरा हुआ था। वो पहले से क्या है? भरा हुआ था, और वो भरा हुआ है, और फिर मैं उससे जो है ज़बरदस्ती जाके बोलूँ तुम पढ़ नहीं रखे हो। ठीक। और वो पीछे ईंटा उठा के लेकर ठीक है, सीधे अटैक कर। तो आपको जो लगेगा, आप जब दूसरे से बताओ अब यहाँ रक्त रंजित हो गया मामला, अब बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अब बाहर भीड़ इकट्ठी जब होगी तो पूछेगी सबसे पहला क्या हो गया भाई, क्या हो गया? पूछेगी नहीं पूछेगी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हाँ, आप आंसर दोगे तो सर ने बस एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर नहीं दिया, इन्होंने बोल लिया कि पढ़ नहीं रहे हो, इसने इंटोरा मार दिया। समझ रहे हो? ये शॉर्ट टर्म कोज है, दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म कोज सिर्फ एक ही शख्स को दिखाई देगा, जिसने इंटोरा मारा है। उससे जाकर अगर पूछोगे, ध्यान से सुनो, उससे जाकर अगर पूछोगे भाई क्यों मारा, बोले यार रोज रोज डेली जो ठीक है, क्वेश्चन पूछते थे, मुझे ही टारगेट कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है, भरी महफिल में बदनाम करते हैं, ये कोई तरीका है? ये बताओ, ऐसा होता मास्टर? तो लॉन्ग टर्म कोज आपको दिखाई दिया और शॉर्ट टर्म आपको दिखाई दिया। शॉर्ट टर्म तो दिखाई दे जाएगा, लॉन्ग टर्म को पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हो? अब ये जो लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म कोज क्या था कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपनी राइफल चेंज कर दी थी। क्या चेंज कर दी थी? अपनी, अरे यार एक से उसने अपनी राइफल जो है चेंज कर दी और उस पर चर्बी वाले कारतूस यूज कर लिए और अच्छा लोहा। तो राइफल का नाम था रॉयल इनफील्ड। ठीक है, अभी देख लेंगे, डोंट वरी। तो ये इसका शॉर्ट टर्म। मंगल पांडे को गुस्सा आ गया,
ठीक है, मंगल पांडे ने गोली मार दी। बोले पांडे जी का तूने धर्म भ्रष्ट कर दिया। और पांडे जी तो तुम्हें पता ही है, दो ही तो पांडे पैदा हुए हैं देश में, एक मंगल पांडे, एक चुलबुल पांडे। बाकी सारे पांडे तो बताइए तुमको कहाँ क्रांतिकारी होते हैं पांडे। तो पांडे जी को बहुत गुस्सा आया। फिर ये इसका शॉर्ट टर्म कोच था। कौन सा कोच? अल्प, जिसकी वजह से विद्रोह हुआ। लेकिन विद्रोह सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ था, विद्रोह का कारण और भी थे। रोज़ रोज़ डेली जो काम हो रहा था वो था कारण मेन। तो जो शॉर्ट टर्म कॉज हैं वो आपको पता हो गया। लॉन्ग टर्म कॉज क्या है? द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जितनी भी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी थी, शोषणकारी पॉलिसी, उनसे देश की जनता त्रस्त हो चुकी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, और भारत के जो लोग हैं उनको नज़रअंदाज करना, उनके साथ में गलत व्यवहार करना, और फिर ये लिखना कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन द बंगलो। वो कहते थे कि भारत, हमारे बंगले में कुत्ते और भारतीय अंदर ना आए। कौन कौन? भारतीय। समझ रहे हैं? ये सारे कोज बने किसके? भारत में 1857 के विद्रोह के। और ये जो रीजनल है, कहने वाले कहते हैं कि अगर 1857 का विद्रोह कामयाब हो जाता तो भारत से ये अंग्रेज पहले ही निकल जाते, ठीक है। लेकिन कामयाब नहीं होता ये, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि जो रीजनल लीडर्स थे वो अपने रीजनल कोजेस के लिए लड़ रहे थे। लक्ष्मीबाई झांसी जो थी वो झांसी के लिए लड़ रही थी, मैं अपनी झांसी को नहीं दूंगी, ठीक है। नाना साहेब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे कि पेंशन दिलवा दो मेरी। मंगल पांडे कारतूस के लिए लड़ रहा था, अपने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। सबके पास में अपने अपने कोजेस थे, किसी के पास भी कॉमन कोज नहीं था। कोई भी ये नहीं कह रहा था कि अंग्रेज़ों को बाहर निकालो और हमें सेल्फ गवर्नेंस चाहिए। ये सबसे बड़ा कारण रहा कि ये भारत का 1857 का विद्रोह असफल हो गया। बात समझ में आ गई? ये कोजेस थे। बेगम हजरत महल थी अवध की, आपको पता ही है। नवाज, क्या नाम है इनका, वाजिद अली साहब, उनसे ताल्लुक़ रखती थी। बेगम हजरत महल, महल भी बहुत बढ़िया है बेगम हजरत महल का। लखनऊ गए होगे आप लोग? सर एक क्वेश्चन। जी बिल्कुल, 2 क्वेश्चन पूछिए। सर ये जो जोधा थी, हाँ, तो ये रियल में थी जोधा? हाँ हाँ, थी वो रियल? अकबर वाली जोधा? जी 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 थी। बिल्कुल। और क्या? बट भैया उनका ही नाम हरका था। जी, उनका बचपन का नाम हरका बाई है, ठीक है। अकबर की वाइफ होती हैं वो, बहुत इम्पोर्टेंट, कचवाहा राजकुमारी। तो ये जो अवध की कौन है? बेगम हजरत महल। बिहार से कुंवर सिंह, बहुत सारे लीडर्स थे 1857 के। हम डिटेल में करवाएंगे इसको, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया क्यों हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों फेल हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। फेल ये इसलिए हो गया कि क्षेत्रीय नेता क्षेत्र के कारणों से लड़ रहे थे। किसके कारणों से? क्षेत्र के कारणों से। कोई भी कॉमन यूटिलिटी और कॉमन आइडेंटिटी के साथ में नहीं आया। कोई भी कॉमन लीडर हमें नहीं मिल पाया इसमें, इस वजह से ये फेल हो गया, ठीक है। चिंगारी किसने दी थी? पांडे जी ने, ठीक है। पांडे जी ने कहाँ से दी थी? ठीक, चर्बी लगे कारतूसों के कारण, ठीक है। तो ये जो है इसका मेन कोज रहा। बैरकपुर छावनी वगैरह से बिलोंग करते थे। तो 1857 का सेक्शन आपका डिटेल में हम करवाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल आपको इतना ही समझना। और फिर बाद में इस 1857 का जो विद्रोह हो जाता है, फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद के चेंजेस आप समझिए। 1857 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को
लगा कि कंपनी सही रूल कर रही है, करती रहेगी कोई, जैसे ही विद्रोह हुआ बोले ये तो मामला बिगाड़ लेंगे। और 1857 में कंपनी रूल किसके हाथ में पहुंच जाता है? क्राउन के हाथ में। बोले अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पहुंच जाता है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को चलाएगी। अब तक कौन चला रहा था भारत को? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कौन चलाएगा? तो अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय हो जाएगा। क्या शब्द जुड़ जाएगा उसके साथ? वाइसराय। वाइसराय इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। किसका? क्राउन का प्रतिनिधित्व के तौर पर आएगा। अब ये जो कैंडिडेट है, अब ध्यान से देखिए, ये खबर अखबार में छप जाएगी कि 1857 के बाद में भारत का शासन किसके हाथ में जाने वाला है? ब्रिटिश क्राउन। अब बताओ, भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाएगा तो भारत की जनता खुश होगी या दुखी? खुश होगी। खुश वाले हाथ उठा ले, दुखी वाले हाथ उठाएं। वो उनका तो हाथ उठा ही हुआ है, बाकी तो सब दुखी वाले। क्यों होगी खुश और क्यों होगी दुखी? जल्दी बोलो। सर खुश इसलिए होगी क्योंकि जो कंपनी थी ना वो बहुत ज़्यादा करप्ट लोग थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था, लोग उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो वो शासन अपना चेंज करवाना। चलो ठीक है। और दुखी क्यों होगी? दुखी वाले बताएं, दुखी क्यों होंगे लोग? दुखी इसलिए हो जाएंगे सर, फिर वो और ज़्यादा अत्याचार करेंगे क्योंकि उनका मेन मकसद ये था कि मतलब या वो अपनी कब्जे में रखना है, वो रिवॉल्ट कर रहे हैं मतलब। तो कंपनी से जो है अब हाथ में, अब सीधे क्राउन पे पहुंच गया। दुखी नहीं होगा भारत का आदमी, सुखी होगा। क्यों? क्योंकि लंदन, ब्रिटेन, वो सोचेगा अरे वो रानी विक्टोरिया हमारी बनेगी रानी। भारत में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। बोले हम सिटीजन ऑफ ब्रिटेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? और जितने अधिकार उन्हें हैं उतने ही किसको होंगे? हमें होंगे। हमारी तो लॉटरी लग जाएगी। बोले क्या क्या अधिकार हैं? वो हाथ पकड़ कर सड़कों पर घूमते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं और कोट पैंट पहनते हैं। बोले ये सारे अधिकार हमें होंगे? बोले हाँ तुम्हें होंगे। बोले सही है। फिर तो भारत की जनता को बड़ा मज़ा आया। बोले कि अब हम किसके अंडर में आएंगे? ब्रिटेन के। और ब्रिटेन की रानी हमारी रानी, और लंदन पे जाने पर कोई डर नहीं है, वो हमारा घर जैसा। लंदन कैसा? हमारे घर जैसा। आज भी हमारे घर जैसा ही है। समझ रहे हैं? तो ये सिचुएशन बनी। तो भारत के लोगों को 1857 की क्रांति के बाद में बड़ा अच्छा लगा। बोले कि क्राउन के अंडर में जा रहा है शासन। तो एक्ट आया 1858 का एक्ट। अब एक्ट जब आता था ना तो सब लोग जैसे कि पहले 10th का 12th का रिजल्ट आता था, देखते थे ना कितनी देर में आएगा। ठीक है, अब तो इंटरनेट में अवेलेबल हो जाता अच्छे से, पहले अखबारों में आता था और 2 दिन बाद पहुंचता था हमारे गांव में तो अखबार। ठीक है, आप सोचिए बिल्कुल वैसा ही चार्टर एक्ट आता था। बोले अब की बार क्या क्या आया है हमारे लिए। और जब एक्ट आया 1858 का, देश की जनता निराश हो गई। क्यों? क्योंकि वो जितने भी लड्डू पेड़ा हमने सोचे थे वो हमें कुछ नहीं मिला। उसमें जो है साफ साफ दिख रखा था कि ब्रिटेन के जो लोग हैं उनके अधिकार अलग हैं, भारत के लोगों के अधिकार अलग हैं। ठीक है, फिर सब लोग जो डिसअपॉइंट हो गए। बोले हत ये कोई बात हुई, ठग लिया हमको। 1857 के बाद 1858 का एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत बड़ा। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अब रूल कंपनी नहीं करेगी, बल्कि अब कौन करेगा? ब्रिटेन। ठीक है, याद रखना इस बात को। और जैसे ही ये सिचुएशन हुई तो इन लोगों ने क्या किया, ज़्यादा निराश ना हो इसके लिए 1861 में 1861 में 3 साल के अंदर, कितने अंदर?
3 साल के अंदर ही 1861 का एक्ट दोबारा भेज दिया और उसमें संशोधन करके भेजा कि भाई लेजिस्लेचर में भारत के लोगों को भी शामिल किया जाए। कितने लोगों को? भारत के लोगों को भी, ठीक है, भारत के लोगों को भी शामिल किया जाए ताकि विद्रोह ना हो। लेकिन भारत के लोग 35 करोड़ के आसपास, 30-35 करोड़ लोग, ठीक है, और भारत के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव मिला सिर्फ 12 लोगों को। तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा नहीं हुआ, ऊँट के मुंह में चीनी का दाना वो हुआ। ये बहुत ही हालत खराब हो गई। 35 करोड़ लोगों के कितने रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाने के? 12 कुल। आज की डेट में कितने हैं? ठीक, कम से कम 700 750 तो हैं ही पार्लियामेंट में। अब पहले कितने लगा रहे हैं कंपेयर? तो फिर वो उन्हें मामला गड़बड़ लगा, बोले अरे यार ये तो जो है लूट ही रहे हैं। 1861 का भी इनका मामला क्या रहा? निराशाजनक रहा, ठीक है। और वो भी नॉमिनेट करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट 12 के 12 को। क्या करेगी? नॉमिनेट समझते हो? अपने अपने विभीषणों को चूज कर लेगी, बैठा लेगी। और कोई भी लीगल प्रावधान नहीं था, नॉमिनेशन था उसमें। तो इसीलिए इसको कहा गया, लिख लीजिएगा, 1868 के 61 के एक्ट को कहा गया कि 1861 का जो लेजिस्लेचर है वो लेजिस्लेचर कम किसी राजा का दरबार ज़्यादा था। लिखिए कि द लेजिस्लेचर ऑफ 1861 वाज लीस्ट लेजिस्लेचर बट मोर अ कोर्ट ऑफ किंगडम, कोर्ट ऑफ किंग। सब निराश हो गए और जब सब निराश हो गए, प्रॉब्लम हो गई, तो हिंदुस्तान में जो है एजिटेशन स्टार्ट हुआ, विद्रोह स्टार्ट हुआ। और विद्रोह में अब जो है डेमोक्रेटिक विद्रोह होगा। सबसे पहला काम, बहुत इम्पोर्टेंट काम, अब नेशनल मूवमेंट की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है 1858 की क्रांति से, रेवोल्यूशन 1857 के रिवोल्ट से। ये ख़त्म हो गया 1858 के एक्ट से ही अब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे पहली घटना है, ऐसा क्या हुआ था? तो सबसे पहली घटना है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इस्टेब्लिश की गई। एक एसोसिएशन है, बहुत पावरफुल एसोसिएशन है, नाम लिखो जरा, अभी बताते हैं। 1866 में ये एसोसिएशन इस्टेब्लिश की गई गाइस, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इंग्लिश में भी यही रखा जाएगा नाम, हिंदी में भी यही रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी का नाम बंटी है तो इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है। ऐसा नहीं कि बंटी को संटी बोल देंगे। इसीलिए जितनी भी किताबों में इसका हिंदी रूपांतरण पेश किया जाएगा कि पूर्वी एसोसिएशन, सब नकली गिरा था मैं, सारी की सारी, और नकली लोग। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम कभी रूपांतरित नहीं होता है। गांधी जी हैं तो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी गांधी जी, फ्रेंच में भी गांधी जी, आप कुछ भी कर लीजिए। एक बच्चा बोला कि अलेक्जेंडर को हिंदी में सिकंदर कहते हैं, हिंदी में नहीं कहते, हिंदुस्तान में सिकंदर कहते हैं। समझ गए? दोनों में अंतर है। देखिए तो इसके बारे में समझा देता हूँ मैं, अब आप ध्यान से समझिएगा और याद कर लेना। एक बार रिमाइंड करा दूँ, 1813 में एक्ट आया,
1858 में एक्ट आया, 1861 में एक्ट आया, और यहाँ तक की पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई। ठीक है, जाते जाते एक रिवीजन में दे दूँगा आपको और भी। अब हम कहाँ पहुँचे? अब हम वहाँ पहुँचे जहाँ से हिंदुस्तान के नेशनल मूवमेंट की कहानी शुरू हो गई। और सबसे पहली कहानी 1866 में एक बड़ा ही शानदार कैंडिडेट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, रैशनल मतलब तार्किक, पढ़ा लिखा, देशभक्त और अमीर। कौन? अमीर। अमीर होना बड़ा ज़रूरी है। गरीब तो बहुत देशभक्त होते हैं, लेकिन अमीर देशभक्त नहीं देखे होंगे। अमीर अगर देशभक्त हो जाए तो देश की काया ना पलट जाए। जिसके पास कुछ नहीं वो कहेगा भारत माता की जय। तो एक ऐसा कैंडिडेट जो बहुत बड़ी शख्सियत था, नाम था इसका दादा भाई नेहरू जी, द ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने स्थापित की थी ये? यस, इन्होंने बनाई। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे ये भारत के दादा भाई नेहरू जी। पारसी थे। पारसी का मतलब रैशनल, पढ़ा लिखा आदमी। ठीक है, रैशनैलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। पारसी थे। अब ये क्या है, इन्होंने जो है ब्रिटेन में ही थे ये, ब्रिटेन में अमीर थे ना, बोला लंदन में घर था। ठीक है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी एकदम शानदार। तो इन्होंने कहा कि भाई जरो कुछ करते हैं हिंदुस्तान के लिए। तो इन्होंने किया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसका काम क्या था वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका काम था कि जितनी भी पॉलिसीज ब्रिटेन की इंडिया में चल रही हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराना। ठीक है, कि भैया पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया है। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, सपा बसपा ने कितना इलेक्शन में खर्च किया है, ये भी तो एक अहम बात है। ठीक, बफोर्स घोटाला, राफेल घोटाला, पता नहीं घोटाला है नहीं, डजंट मैटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसे कहते हैं अवेयरनेस। क्या कहते हैं? तो इनका काम था अवगत कराना। और इस आदमी की देखना आप बातें, इसने ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इस्टेब्लिश करके ब्रिटेन में जाकर, लंदन में उन्हीं की गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में जाकर इलेक्शन लड़ा और जीते। ठीक, यहाँ तुम्हारे देश में तुम्हारे लोग 5 वोट नहीं दे सकते तुमको। इस आदमी ने क्या की हासिल? जीत। वो भी किस देश में जाके? ठीक है, ब्रिटेन में, लंदन में जाके। कुछ रहा होगा ये आदमी। ठीक है, ठीक है, तो लिख लीजिएगा ये बात कि ये जो है लेबर पार्टी के चुनाव से लड़कर पार्लियामेंट में जाने वाला भारत का पहला आदमी बना। He was the first person who entered in the British Parliament as a MP, member of Parliament. ठीक है, 1870 1870s के आसपास जो है मामला गड़बड़ हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया कि कुछ तो कुछ चल रहा है, गड़बड़ चल रही है। ठीक है, और फिर ब्रिटेन ने एक चिट्ठी लिखी, उस पर एक बेताब फिल्म का डायलॉग लिखा हुआ था। ठीक है, अंदर भी तूफान, बाहर भी तूफान, बीच में शीशे का मकान। समझ गए? अब इससे ही समझ जाना। ये बेताब फिल्म का, सनी देओल की बेताब मूवी है, उसका डायलॉग है ये। अंदर भी तूफान, बाहर भी तूफान, बीच में। अब तीनों चीज़ें देखिएगा। ये चुनौती आई तो लिखिएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट अ चैलेंज टू इंडिया। बोले कुछ कुछ हो रहा है, समझ लो गवर्नर साहब।
क्या चुनौती भेजी उन्होंने? चुनौती नंबर 1, अंदर भी तूफान, इमरजेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। ये हो गया अंदर भी तूफान। पहला चैलेंज है जो इंटरनल चैलेंज है, अंदर भी तूफान, डैश लगाएंगे, इमरजेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय होने वाला है सर, जागो। बाहर भी तूफान लिखिए, बाहर भी तो तूफान, इमरजेंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, नए औद्योगिक राष्ट्र का जन्म। अब देखो ये जो नए बोले मैंने ना, ये नए कौन कौन है? जर्मनी है, इटली है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। बोले कि तुमने ही थोड़ी ना पढ़ाई की है, हमने भी की है, हमने भी मशीनें बना ली, हमारी भी कंपनीज हैं। कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी चलेगी? हम भी जाएंगे। अब ध्यान से समझ जाओगे, अगर यहाँ ये बात समझे तो फर्स्ट बैटल या फर्स्ट वॉर ऑफ वर्ल्ड वॉर की कहानी समझ में आ जाएगी, और सेकंड की भी आ जाएगी। अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ हुई है? यूके में और यूएसए में, फ्रांस में, और ये सब के सब टटोले कहाँ पहुँच चुके हैं? इंडिया और ऐसे कंट्रीज में पहुँच चुके हैं। अब काफ़ी टाइम बीत चुका है इनकी रिवॉल्यूशन को, तो वो फैलेगी भी। तो अब मशीनें जर्मनी ने भी बना ली, जापान ने भी बना ली, इटली ने भी बना ली, रशिया ने भी बना ली। अब ये भी कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो ये कहाँ आएंगे? इंडिया में आएंगे। अब जब ये इंडिया में आएंगे तो ब्रिटेन वाले ये थोड़ी ना कह सकेंगे कि तुम मत आओ। अगर तुम ये कहोगे तो इसका मतलब तो ये हो गया तुम्हारी लड़ाई किसी एक कैंडिडेट से हुई, ठीक है। अब तुम, उसने सबको इनविटेशन दिया, तुमको नहीं दिया। अब तुम क्या कर रहे हो? जगह जगह जाकर सबको रोक रहे हो, बोले रुको, तू भी नहीं जाएगा, तू भी नहीं जाएगा, तू भी नहीं जाएगा। तुम मूर्ख हो क्या? तुम नहीं रोक सकते। बिल्कुल सेम सिचुएशन है इंडिया के साथ में। अब ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मोनोपोली बनाए हुए है, तो वो दूसरी कंपनीज को रोक थोड़ी ना लेगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेगी देख ले, आने वाली हैं ये सारी की सारी, कुछ करो। तो बोला बाहर भी तूफान और अंदर भी तूफान, मतलब और फिर बीच में किसका मकान? शीशे का मकान। किसी ने भी जो पत्थर मार दिया वहीं तुम्हारा घर टूट जाएगा। इसीलिए बेताब फिल्म का ये डायलॉग जरूर याद रखिएगा, अंदर भी तूफान, बाहर भी तूफान, बीच में शीशे का मकान। शीशे का मकान है ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ब्रिटिश साम्राज्य, और अंदर तूफान नेशनल मूवमेंट, बाहर तूफान नए उभरती हुई शक्तियाँ, जर्मनी, जापान, इटली। जिस किसी ने इंटोरा मारा उसी का मकान, उसी टाइम ब्रिटिश साम्राज्य का मकान क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो आ गई तो फिर तो क्या करेंगे ये देखिए। इन दोनों खतरों से निपटने के लिए एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान को भेजा इन्होंने। एक नया, जैसे ही नया प्रॉब्लम आएगा वैसे नया गवर्नर जनरल आएगा, ऑलवेज रिमेंबर। इन खतरों से निपटने के लिए एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी भेजा, बहुत, और उसका नाम था लॉर्ड लिटन। क्या नाम था? लॉर्ड लिटन। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, मोहम्मद बिन तुगलक टाइप का, साबित भी ऐसे ही होता है। और
बहुत वकालत झाड़ता है वो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, ये है वो है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, सब कुछ बोलता रहता है। बस की बहुत कुछ था उसके। तो जो लॉर्ड लिटन था उसको भेजा गया, बोले यार देखो नई प्रॉब्लम आई है और तुम बड़ी लंबी लंबी फेंकते हो, तुम जाकर संभालो ज़रा, ये दो हैं और एक कोई गाना गा रहा है, अंदर भी तूफान बाहर भी तूफान, बीच में ब्रिटिश का मकान, ठीक है, संभालो इस मकान को, शीशे का मकान है ये, गिर ना जाए। पहली बात 1876 से 1880 में रहा ये, 4 साल रहा और 4 साल में हिंदुस्तान के सारे इंटोरे हिला गया ये। यस, अब देखो ये कारनामे क्या क्या करेगा और कितने कारनामे करेगा। कारनामा नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट, बोले यार ये जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये नेशनल मूवमेंट जो हो रहे हैं ये अखबार की वजह से हो रहे हैं, ये एनडीटीवी को बंद करो। ठीक है, ये द हिंदू को बंद कीजिए, ये बहुत सच बोलते हैं। तो इसने सबसे पहले प्रेस पर क्या लगाई, लगाम। तो हेडिंग डालेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या लेकर आया ये? हाँ। अब वो किसने दी थी आज़ादी इसको? बेंटिक ने। बेंटिक की क्या सोच थी? कि भाई वॉल्व की तरह होता है, सेफ्टी वॉल्व की तरह होती है। सेफ्टी वॉल्व कि 2 थप्पड़ मार दो तो वो तुम्हारे नहीं मार सकता, कुछ लिख कर टाइप कर देता है, स्टेटस पे डाल देता है, हमें तो अपने ने लूटा। इससे क्या होगा? 1 मिनट हो, ठीक है ठीक है। मकसूद को देनी है। अब समझिए, बहुत बड़ा काम होता है, इसे कहते हैं शेयर करना। घुटकर और घुट घुट कर जिंदगी नहीं बितानी चाहिए। कुछ भी ना मिले तो डायरी पे ही लिख दो कि किसी दिन मैं इसके 4 बुत्त मारूंगा। आपको अच्छा लगेगा। और अगर ना आप कुछ कह रहे हो, ना सुन रहे हो, ठीक है, ना लिख रहे हो, और स्टेटस तो छोड़ो, कुछ भी नहीं, अंदर ही अंदर घुन जाओगे। ठीक है, इसलिए दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ है गाली, वो भी मन मन में। ठीक है, अगर आपको भी बुरा लगे और तुम्हें लगे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे, तुम मन मन में डू इट। एक्सप्रेशन बड़ा जरूरी होता है। कुकर फट जाएगा अगर सेफ्टी वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये किसको पता था? विलियम बेंटिक को। किसको नहीं पता था? लॉर्ड लिटन। बोले ये बंद कराओ एनडीटीवी। ठीक है, 24 घंटे के लिए बंद कराओ इसको। डिमोनेटाइजेशन वाला डे था, जब बात आई है तो बोल ही देते हैं। तो डिमोनेटाइजेशन वाले दिन, नोटबंदी वाले दिन, भारत में एक चैनल बंद हुआ था। क्या नाम था उसका? ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लॉर्ड लिटन ने कराया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रेस की आज़ादी बहुत बड़ी आज़ादी होती है। देखिए, तो इसने सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए। इससे जो है बहुत बड़े पैमाने पर इंटेलेक्चुअल नाराज हो गए। ठीक है, और फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक बहुत बड़े लीजेंड रहेंगे। ये यूएस सिविल की तैयारी कर रहे हैं अभी, ऑन द स्पॉट, सिलेक्शन नहीं होता इनका। तो फिर ये क्या बन जाते हैं? भारत के बहुत बड़े आंदोलनकर्ता बन जाते हैं, बहुत बढ़िया कैंडिडेट। सिलेक्शन नहीं होता है इनका, तैयारी कर रहे हैं इस टाइम। तो इन्होंने स्टेटमेंट दी, बोले कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज जस्ट लाइक अ स्टोन ऑन अ चिमनी
किसी धुएं निकलती चिमनी के ऊपर जैसे कोई पत्थर रख देता है, वैसा ही लिट्टन ने बर्नापुलर प्रेस एक्ट को रख दिया है। और चिमनी के ऊपर अगर आप पत्थर रख दो तो चिमनी क्या होती है? फट जाती है। ऐसे ही हिंदुस्तान क्या होगा? फटेगा। पहली गलती। अभी इसकी नज़र में क्या है? अच्छा काम, कि ये कंट्रोल करेगा प्रॉब्लम को। काम नंबर दूसरा। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रेस का काम क्या होता है? जो प्रेस होती है उसका काम क्या होता है? मीडिया का काम क्या होता है? सबसे बड़ी बात है सर, बिना किसी पक्षपात किए न्यूट्रल होके सच से वाकिफ कराना। किसको? मतलब जनता को, जो भी चल रहा है देश में, जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। और कोई बात? अच्छाई और बुराई को बताना। एक चीज को किसको? किसी चीज़ की पॉलिटिकल कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन। किसको बताना? मतलब पब्लिक को बताना। एक चीज को बड़ा चढ़ा कर मीडिया का काम है। नहीं, वो भी ऐसे ही होता है ना, एक चीज का इशू भी होता है, अगर उसको मेरे नहीं, तुम आज की मीडिया की बात मत करो। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मीडिया का रियल काम क्या है। हाँ, वही बताना है। तुम मत बताओ कि भाई बड़ा चढ़ाकर दिखाना किसी चीज़ को। नहीं, ऐसा कोई मीडिया है ही नहीं हिंदुस्तान में। सारे अच्छी मीडिया हैं और सबसे बढ़िया है आर रिपब्लिक। रोज़ देखा करो। ठीक है, रिपब्लिक हो गया, कल तक, आज तक, ये सब। मैडम, कोई किसी को नहीं पता। आप लोग एक ही पक्ष बता रहे हो। अखबार सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए नहीं होता है, लीडर्स के लिए भी होता है। तो आपको बताना है कि जो जनता की बात लीडर तक और लीडर की बात जनता तक पहुंचाए, यही है मीडिया। किसकी?